हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज कुमार सिंह स्वागत करता हूं मनोज आईएएस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि भारत में जो बैंकिंग प्रणाली की निगरानी में जो इतना बड़ा हेरफेर हो रहा है, यह क्यों हो रहा है और किस तरह से लापरवाहियों के चलते ये इस पर ग्राहक और जो बैंक हैं या सुरक्षा प्रणाली है वह क्यों संदेह में है। ग्राहकों को चिंता क्यों है कि मेरा पैसा डूब सकता है, वो बैंकिंग प्रणाली से क्यों भाग रहे हैं, इसी चीज़ पर आज हम चर्चा करेंगे। देखते हैं निबंध का टॉपिक है या और थर्ड पेपर में आपको बहुत ही सहयोग करेगा ये लिखने में। बात करते हैं हम लोग सवालों में निगरानी तंत्र। सवालों में निगरानी तंत्र, सवाल है कि निगरानी तंत्र क्यों संकट में है। केंद्रीय बैंकों के निगरानी तंत्र को लापरवाही से जुड़ा है। मुद्दा केंद्रीय बैंकों के निगरानी तंत्र की लापरवाही से जुड़ा हुआ है। इसी वजह से बैंकों में होने वाली बड़ी गड़बड़ियों को समय रहते रोका नहीं जा सका, वरना नीरव मोदी और ऐसे अन्य कर्जदार कैसे हिम्मत कर पाते कि बैंकिंग व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए हजारों करोड़ का गोलमाल करते रहे और बैंक खोखले होते चले गए। आप ये ऐसा प्रकरण सुना होगा, नीरव मोदी और मेहुल जैसे लोग पीएनबी बैंक को, पंजाब नेशनल बैंक को घाटा लगा करके विदेश भाग गए थे और ऐसे में हमारा तंत्र जो है, जो सिस्टम है आरबीआई का, वह किसी भी पहलू से इसको रोक नहीं सका है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं इसी पर। पिछले कुछ समय की अगर बात करें, पिछले कुछ समय की अगर बात करें हम, पिछले कुछ समय में बैंकों के डूबने की घटनाओं ने बैंकिंग प्रणाली की निगरानी व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पिछले महीने तमिलनाडु के निजी क्षेत्र की बैंक है धन लक्ष्मी विलास, निजी क्षेत्र के लक्ष्मी विलास बैंक एलबीबी और महाराष्ट्र के जालना जिले में मनता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से लेकर यस बैंक और पंजाब एंड सिंध महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के मामले बता रहे हैं कि भारत में बैंकों के निगरानी तंत्र को अब निगरानी की जरूरत है। बैंकों का भट्ठा बैठाने की घटनाओं से देश के करोड़ों बैंक ग्राहकों के मन में यह पहला सवाल यही उठता है कि आखिर बैंक में उनका पैसा सुरक्षित है भी या नहीं। अगर आप सोचिए कि बैंक में अगर आप पैसा रखते हैं और आपको समाचार ये सुनाई देता है कि आज बैंकों में इस बैंक को बंद करने की योजना की जा रही है, इस बैंक को दूसरे बैंक में विलय किया जा रहा है, तो इसमें ग्राहक व कर्मचारी जो भी काम करते होंगे और जो इन्वेस्टमेंट किए होंगे, उनको क्या लगेगा कि मेरा धन सुरक्षित नहीं है। वह बैंकिंग प्रणाली पर सवालिया निशान खड़ा करने लगते हैं और यही कारण है कि केंद्रीय सरकार ने यह अनुभव किया कि निश्चित रूप से बैंकों का या तो विलय कर दिया जाए और इनके तंत्र को और मजबूत किया जाए, अन्यथा ये तंत्र जो है पूरी तरह कमजोर होते चले जाएंगे। पिछली घटनाओं से सबक लेते हुए बैंकों पर लोगों का भरोसा रहे, इसके लिए इस बार भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने एलबीबी के सिंगापुर के टीबीएस बैंक इंडिया में विलय की संपूर्ण प्रक्रिया को जल्द ही पूरा कर
दिया ताकि खाताधारकों को लेन देन में कोई समस्या न आए। एलबीबी के इस सौदे के जरिए बैंकिंग क्षेत्र को दो कड़े संदेश दिए गए हैं। एक, रिजर्व बैंक बीमार एवं कुप्रबंधन के शिकार निजी बैंकों के जमाकर्ताओं को बचाने के लिए अब सार्वजनिक बैंकों की बजाय विदेशी बैंकों के आनुवंशिक इकाई इस्तेमाल को प्रोत्साहित कर रहा सकता है। अब यह कर दिया गया है कि विदेशी बैंकों से भी सहायता लेकर भारतीय बैंकों को बचाने का कार्य किया जाएगा। और दूसरा जो है यह है कि कुप्रबंधन और अनियमितता करने वाले बैंकों के प्रवर्तकों एवं निवेशकों को बिना लाभ दिए बाहर किया जा सकता है, लेकिन फिर भी अभी रिजर्व बैंक की निगरानी और नियामक व्यवस्था पर सवाल उठने कम नहीं हुए हैं। गौरतलब है कि 17 नवंबर से केंद्रीय सरकार ने एलबीबी पर बैंकिंग लेन देन के लिए 1 महीने के लिए पाबंदी लगाई थी। पिछले 25 नवंबर को केंद्र सरकार ने आरबीआई को बैंकिंग निगरानी व्यवस्था दुरुस्त करने की नसीहत देते हुए डीबीएस बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ संकटग्रस्त एलबीबी के विलय को मंजूरी दी। इसके बाद 30 नवंबर को एलबीबी की डीबीएस बैंक को इंडिया में विलय की प्रक्रिया पूरी भी कर ली गई है। सरकार और रिजर्व बैंक ने बैंकिंग नियमन कानून 1949 की धारा 45 बैंकिंग नियमन कानून आया था। कब आया था? 1949 की एक्ट जो है, एक्ट है इसका 45 में विशेष अधिकारों के तहत एलबीबी का डीबीएस बैंक इंडिया में विलय किया गया। इसके बाद एलबीबी पर लगाई गई बैंकिंग लेन देन संबंधी पाबंदियां हटा ली गई। इस विलय से एलबीबी में जमाकर्ताओं, ग्राहकों और कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है और इसकी सभी शाखाओं, डिजिटल माध्यमों एवं एटीएमों का परिचालन सामान्य हो गया है। एलबीबी का विलय जिस डीबीआईएल में हुआ वह कोई विदेशी बैंक न होकर डीबीएस की भारतीय अनुषंगी है, लेकिन बैंकों में पैसा सुरक्षित रहने को लेकर जो भय लोगों के मन में बनने लगा है, क्या इसे इतनी आसानी से खत्म किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता है खत्म, क्योंकि ऐसी घटनाएं बार बार होती जा रही। सबसे पहले पंजाब नेशनल बैंक खतरे में आई, इसके बाद एक्सिस बैंक आई और इसके बाद जो है पंजाब नेशनल, एक्सिस और यस बैंक आई। इसके बाद कई प्रकार की बैंकें इस खतरे में आती जा रही हैं और इन खतरों को देखते हुए कोई भी ग्राहक इन बैंकिंग प्रणाली से दूर रहना पसंद करने लगा है। इसके बाद एलबीबी, लक्ष्मी विलास बैंक जानते ही होंगे, पर लगाई गई बैंकिंग लेन देन संबंधी पाबंदियां जब हटा दी गई, लेकिन फिर भी दुविधा आज भी बनी हुई है। इन दुविधाओं को देखते हुए लोग जो है इन बैंकिंग प्रणाली से दूर भागने लगे हैं। दुनिया की विभिन्न वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने संकटग्रस्त एलबीबी
लक्ष्मी विलास बैंक का डीवीएस बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ विलय किए जाने के फैसले की तारीफ की है। मूडीज के मुताबिक इस विलय से जहां एलबीबी के जमाकर्ताओं में धन की सुरक्षा संबंधी विश्वास बनेगा, वहीं डीबीएस को भारत में अपनी डिजिटल रणनीति के साथ पारंपरिक शाखा बैंकिंग को संपूर्ण बनाने में मदद मिलेगी और डीबीएस की व्यावसायिक हैसियत मजबूत होगी। डीबीएस को नए खुदरा और छोटे एवं मध्यम आकार के ग्राहक जोड़ने में मदद मिलेगी। एलबीबी की आर्थिक हालत पिछले 3 सालों से लगातार बिगड़ती जा रही थी। बैंक को लगातार घाटे का सामना करना पड़ रहा था। एलबीबी लक्ष्मी विलास बैंक सही ढंग से कामकाज चला पाने में असक्षम साबित हो रहा था। इसके अलावा अपने कॉर्पोरेट ग्राहकों के पीछे भागने की रणनीति के कारण लगातार कर्ज में फंसता गया। यह बैंक जो है लगातार कर्ज में फंसता गया। और यही कारण है, इतनी ही नहीं, एक उपयुक्त योजना के बगैर बढ़ती गैर निष्पादित परिसंपत्तियों एनपीए के कारण बैंक का घाटा लगातार बढ़ता गया। एलबीबी लक्ष्मी विलास बैंक की मुश्किल खास तौर से पिछले साल सितंबर में उस समय से शुरू हो गई जब रिजर्व बैंक ने इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के साथ विलय के एलबीबी के प्रस्ताव को खारिज कर दिया और एलबीबी को त्वरित कार्रवाई पीसीए में डाल दिया था। पीसीए फ्रेमवर्क में डाले जाने की वजह से बैंक न तो नए कर्ज जारी कर सका था और न ही नई ब्रांच खोल सका था। अगर शायद उसे कर्ज जारी करने और नए ब्रांच खोलने की अनुमति होती तो शायद लक्ष्मी विलास बैंक आज खतरे में न आती। यदि हम पिछले 1-2 वर्षों में विभिन्न बैंकों की विफलताओं को देखें तो पाते हैं कि वित्तीय गड़बड़ी की स्थितियां लगभग एक जैसी ही हैं। इन सभी संस्थाओं की वित्तीय स्थिति खराब होती गई और एनपीए बढ़ते गए। कॉरपोरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एस बैंक और अब एलबीबी, इन सभी मामलों में आरबीआई के निगरानी तंत्र पर भी सवाल उठाए गए हैं। यह चिंताजनक है कि एक और पीएमसी बैंक के मामले में रिजर्व बैंक समय पर धोखाधड़ी का पता ही नहीं लगा पाया, वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एस बैंक और एलबीबी के मामले में रिजर्व बैंक ने लंबे समय तक समस्या सुलझाने में कोई फुर्ती नहीं दिखाई थी। यह उल्लेखनीय है कि येस बैंक के मामले में बैंक प्रबंधन द्वारा बार बार पूंजी जुटाने के प्रयासों पर भी रिजर्व बैंक की आंखें नहीं खुली थी। एलबीबी की विफलता के बाद बैंकों के जमाकर्ताओं के मन में यह विचार जरूर आ रहा होगा कि वे अब पैसे को किस तरह से सुरक्षित रखा जाए। सरकारी बैंकों में पैसा जमा करना निजी बैंकों के तुलना में ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है, चूँकि निजी बैंकों का मालिकाना हक निजी हाथों में होता है। ऐसे में अगर निजी बैंक डूबता है तो इसकी
भरपाई के लिए वित्तीय संसाधन भी सीमित होते हैं, जबकि सरकारी बैंक सरकार के अधीन होते हैं। इसलिए सरकारी बैंक डूबने की सूरत में उसे बचाने या ग्राहकों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए सरकार के पास असीमित वित्तीय संसाधन और विकल्प मौजूद होते हैं और सरकार उन्हें बचाने की पूरी कोशिश करती है। सवाल 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद किसी भी सरकारी वाणिज्यिक बैंक को नाकाम नहीं होने दिया गया है। वाणिज्यिक बैंक की बैलेंस शीट में जब भी भारी कमियां नजर आई, तब आरबीआई ने उसके लिए रणनीतिक सुरक्षा बैंक में विलय करने की रणनीति को अपनाया, लेकिन मुद्दा केंद्रीय बैंक के निगरानी तंत्र की लापरवाही से जुड़ा है। इसी वजह से बैंकों में होने वाली गड़बड़ियों को समय रहते रोका नहीं जा सका, वरना नीरव मोदी, मेहुल और ऐसे अन्य कर्जदार कैसे हिम्मत कर पाते कि बैंकिंग व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए हजारों करोड़ का गोलमाल करते रहे और बैंक खोखले होते जाएं। इसलिए अब वक्त आ गया है कि रिजर्व बैंक की निगरानी व्यवस्था की समीक्षा की जाए और उसकी खामियां दूर की जाए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि केंद्रीय बैंकों के पास सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संसाधनों की निगरानी के लिए पर्याप्त अधिकार हैं, लेकिन अगर इसके बावजूद एलबीबी तथा अन्य बैंकों के मामले में केंद्रीय बैंक ने अपने अधिकारों का उपयोग नहीं किया और ऐसे हालात बनने दिए हैं कि बैंक डूबने लगे, तो फिर निगरानी तंत्र का क्या मतलब रह गया। एलबीबी सौदे के बाद आरबीआई ने जिस तरह की सक्रियता दिखाई, उससे यह संदेश जरूर गया है कि अब केंद्रीय बैंकों ने बीमार बैंकों को बचाने से संबंधित रणनीति बदल दी है। अब बीमार और कुप्रबंधन के शिकार निजी बैंकों के जमाकर्ताओं को बचाने के लिए सार्वजनिक बैंकों का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। साथ ही निजी क्षेत्र के किसी बैंक के विफल होने पर दूसरे विदेशी बैंकों को भी स्थानीय निगमीकरण के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा। कुप्रबंधन वाले बैंकों के प्रवर्तन और निवेशन को बिना कोई लाभ दिए बाहर किया जा सकेगा। आपको बता देते हैं कि जो ये प्रक्रिया है बैंकिंग प्रणाली का, यह निश्चित रूप से हमारे लिए या बैंकों के लिए घातक है। आप ये देख सकते हैं कि भारत में 2-3 प्रकार के इस तरह के घोटाले हुए। सबसे पहले अगर आप देखें तो भारत में 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना की गई। यह आरबीआई विभिन्न राजनीतिक हेरफेर का शिकार होती चली गई और भारत में जब उदारीकरण की नीति आई, उदारीकरण के कारण बैंकिंग व्यवस्था एकदम लचर होती चली गई और लचर होने के कारण अब बैंक विफल होते गए। अब आप देखें कि अगर हम बात करें कि भारत सुरक्षा का दावा करता है, ग्राहकों को बैंकिंग प्रणाली के लिए प्रोत्साहित करता है, प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में जनधन खाते खोले गए, भारी मात्रा में ग्राहकों को बैंकों से जोड़ा गया, फिर भी इस तकनीक से आपने देखा कि बैंकों में कोई सुधार नहीं हुआ। सरकारी तंत्र में पंजाब नेशनल बैंक को आप देख लीजिए, डूब गया।
तीसरा जो है एक्सिस बैंक डूबने के कगार पर बचाया गया। चौथा जो है IDBI घाटे में चल रहा। पांचवा देखिए येस बैंक की भी दशा ऐसी ही है। फिर आप देखिए लक्ष्मी विलास बैंक, अब कई और अन्य बैंकें हैं, पंजाब एंड सिंध बैंक, ये सभी बैंकें इस प्रक्रिया से गुजर रही हैं कि आप सोचिए कि कोई भी ग्राहक इसमें पैसा रख करके भी पैसा प्राप्त नहीं कर पा रहा है। ऐसे कंडीशन में कोई भी ग्राहक क्यों चाहेगा कि हम इन बैंकों में पैसा निवेश करें। और इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने क्या किया है कि इन बैंकिंग प्रणाली को इन व्यवस्थाओं से उठा करके सरकारी निजी बैंकों से विलय न करके अब इस व्यवस्था को दूर करने के लिए विदेशी बैंकों को प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया है। और विदेशी बैंकों के इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप अन्य जो है क्या होंगे, व्यवस्था बनेगी, और जिससे आप जान लीजिए कि न तो अच्छे उद्योग खोलने के लिए बैंक कर्ज देने के लिए प्रोत्साहित हो रहे हैं, न ही अन्य व्यवस्थाएं हो रही हैं। क्योंकि भारत में 420 की व्यवस्था जितनी सक्रिय है वह किसी भी देश में सक्रिय नहीं है। तो आप ये जान सकते हैं कि बैंकों में आपका पैसा कितना सुरक्षित है। इस व्यवस्था को जानने के लिए आप जरूर ये समझें और कभी आप इससे जो है लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, हम मिलते हैं अगली क्लास में और फिर आपको ले आएंगे ऐसे ही कुछ रोचक तथ्यों के साथ। और ये आपके जो पाठ्यक्रम अभी बताया गया है या निश्चित रूप से विषय वस्तु जो बताई गई है, यह विषय वस्तु आपके निबंध लेखन और थर्ड पेपर में अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसको जरूर पढ़ें और इससे लाभ लें। मिलते हैं अगली क्लास में और हमारे चैनल मनोज IAS को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद।